हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं संविधान सभा के नोट्स। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं नोट्स को कि हमने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हैं जिससे कि आपका समय बचे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। तो प्लीज़ हमको भी आप सेवा का मौका दें, हमारी वीडियो को भी अंत तक देखें जिससे कि हम भी ऊपर आ सकें। और हम आप लोगों की वादा करते हैं कि जब तक भी हम यूट्यूब पर रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते रहेंगे। कोई भी पेड सेवा हम आपके लिए लेकर के नहीं आएंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो नोट्स को अंत तक देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। एक बार सेवा का मौका हमें भी दें तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं संविधान सभा से और संविधान सभा के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1895 में। तो 1895 में बाल गंगाधर सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब संविधान सभा की मांग उठने लगी तो 1922 में गांधी जी ने कहा था सबसे पहले कि जो भारतीयों के लिए संविधान बना जाएगा वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए, कि जो भारतीय लोग संविधान का जिसका पालन भारतीय लोग करेंगे वो भारतीय ही लिखेंगे, अंग्रेज इसका निर्माण नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, उसके बाद तीसरी घटना क्या होती है? उसके बाद घटना होती है 1928 में नेहरू समिति की एक रिपोर्ट आती है। और इसमें जो है नेहरू समिति में जो रिपोर्ट आती है इसमें संविधान के लिए प्रारूप, यानी कि किस प्रकार का हमारा संविधान होना चाहिए, प्रारूप के लिए बात की गई थी समिति में। तो ध्यान रखना, नेहरू समिति कब आई थी? 1928 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब 1934 में क्या होता है कि 1934 में एम.एन. रॉय जो है संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से कर देते हैं। तो संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से करने वाले पहले भारतीय हो जाते हैं हमारे एम.एन. रॉय जी। और ये संविधान सभा की मांग जो है करते हैं वो करते हैं 1934 के अंतर। तो आप इन नोट्स को, इन नोट्स से आप डेट्स को लिख सकते हो, आप अपना जो खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो अंत तक देखते रहें। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दूसरी घटना, उसके बाद नेक्स्ट घटना होती है कि 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में देखो, संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग करने वाला व्यक्ति पहला था एम.एन. रॉय, और पहली पार्टी थी कांग्रेस। 1935 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले, कांग्रेस ने कब सबसे पहले संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग की थी? तो 1935 में, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित हो। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनते हैं और वो संविधान की सभा की मांग करते हैं जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान के ऊपर आधारित होनी चाहिए। मतलब कि जो भारत के वयस्क नागरिक हैं वो अपनी संविधान सभा के लोगों को सिलेक्ट करें। उसके बाद 1940 के बाद जो बड़ी घटना होती है वो होती है, 1940 में जो बड़ी घटना होती है वो होती है अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अंग्रेजों ने संविधान सभा को, मांग को जो है स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज देने के लिए तैयार हो गए थे संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। और कब किया गया था? 1940 के अंतर। उसके बाद होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है हमारा 1942 के अंदर। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आती है। इसमें जो है निर्वाचित संविधान का प्रावधान था। ये देखिए कि जो संविधान का निर्माण होगा वो निर्वाचित तरीके से होगा और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा भी जो है ये निर्वाचित होगी, कि जो प्रांतों के जो विधानमंडल है वहां से निर्वाचन भी स्टार्ट किया जाएगा। इसका ये कहा गया था क्रिप्स मिशन में कि इसमें जो है संविधान सभा का निर्माण निर्वाचित रूप से होगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट घटना होती है 1940 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। देखिए कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी सिफारिश के बाद जो है संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचन स्टार्ट होता है। और निर्वाचन स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त 1940 में संविधान सभा का निर्वाचन होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ से कैसा निर्वाचन हुआ हम आपको बताते हैं। पहले निर्वाचक मंडल के बारे में और उसके बाद निर्वाचक पद्धति के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए जो संविधान सभा का जो चुनाव है वो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। जो निर्वाचक मंडल था वो प्रांतीय मंडल विधानमंडलों के निम्न सदस्यों के द्वारा
निम्न सदस्यों से लिया गया था, मतलब जो प्रांतीय विधानमंडल थे वहाँ से निम्न सदस्य दिए गए थे निर्वाचन मंडल के द्वारा। अब निर्वाचन पद्धति कौन सी अपनाई गई थी, कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा निर्वाचन पद्धति आपकी अपनाई गई थी। उसके बाद क्या होता है कि देखिए जो कुल सीटें रखी गई थी संविधान सभा के अंतर्गत वो रखी गई थी 389। ये थी जब हमारा अखंड भारत था। आज जब हमारा अखंड भारत था, पाकिस्तान इसके साथ था, उस समय की बात है। तो उस समय पे जो है ब्रिटिश भारत से 296 सीटें थी और जो रियासतें थी ये 93 थी। अब जो ये रियासतें थी, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने पहले ही डिमांड कर दी थी कि हम जो है उस संविधान सभा के बिना निर्वाचन के जो है प्रतिनिधि रहेंगे, हम उसमें अपना सदस्यता रखेंगे। तो ये जो 93 थे ये मनोनीत थे, ये खुद से बनाए गए थे। लेकिन जो ब्रिटिश भारत है उनमें से 296 सीटों पर जो है वोटिंग हुई थी। अब देखिए इसमें 296 में से जो है 292 तो आपके प्रांत थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने प्रांत थे संविधान सभा के निर्वाचन के समय पे, तो 292 प्रांत थे और कुछ उच्च आयुक्त प्रांत थे, जो बड़े प्रांत थे जिनके ज़्यादा वैल्यूबल थी, वो प्रांत हमारे 4 थे। तो 4 वैल्यूबल प्रांत थे हमारे। पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, चौथा था बलूचिस्तान। आपको इसी सीरियल से ध्यान रखना। तो देखिए जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ध्यान रखना कि उस समय पे पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था जब ये सीटों की बात हो रही थी। तो दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। अब देखिए कैसे चुना गया था कि जो प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि को लिया गया था, कि जहाँ पर भी 10 लाख जनसंख्या हो जाती थी वहाँ पर जो है एक प्रतिनिधि को लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम तथा सिखों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखिए मुस्लिम और सिखों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि उनको उनकी जो है संख्या के हिसाब के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया था, कि जैसे मुसलमानों की संख्या थी उसी हिसाब से उनको सीटें भी दी गई थी। ठीक है। अब देखिए मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थी, जबकि सिखों के लिए 4। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर उसमें एग्जाम्स में ये मिल जाएगा कि 78 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, लेकिन सिखों के लिए कितनी थी ये नहीं बताएगा कोई। तो ये 4 थी, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को अंत तक देखें, नोट्स से नोट्स बनाएं, हम आपको जो है लास्ट तक आपके मार्गदर्शन में रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 210 सीटें जो है सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी। 210 सीटें जो है सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी, जो जन सामान्य थे उनके लिए रखी गई थी, वहां से चुनाव होना था। अब देखिए 210 सीटों में से कांग्रेस के कुल 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 210 में से मतलब अधिकतर पूरे के पूरे कांग्रेस के थे, बस 2 सीटों से निर्वाचन नहीं हुआ था। और मुस्लिम लीग के 78 सीटों में से जो दी गई थी उनमें से 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का ऐसा क्यों हुआ कि जब उनके लिए आरक्षण था फिर भी 73 सीटें निकली? तो देखिए इसका कारण था कि मुसलमान तथा सिखों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उन पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। मतलब कि सिखों को जो है 1 सीट मिली थी और बाकी जो 3 थी वो निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य थे, कुछ सिख थे। और जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनमें से 78 में से 73 को मिली थी। जो 5 थे वो थे जो कांग्रेस के समर्थक थे। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, ये बहुत टॉपिक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा को भाग नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था, गांधी जी के द्वारा और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। गांधी जी के कुछ अलग रीजन्स थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का रीजन ये था कि सर वो संयुक्त भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, वो अलग से अपने पाकिस्तान के लिए जाते थे। अब देखिए 2 व्यक्ति ऐसे भी थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने संविधान सभा से त्याग दे दिया था। कुछ बातें उनको संविधान सभा की अच्छी नहीं लगी होंगी या फिर कोई मतभेद हो जाने के कारण जो जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू जो थे वो संविधान से त्याग पत्र दे देते हैं। अब देखिए कुछ सीटों का हम आवंटन बताते हैं। तो देखिए जयपुर से 3 सीटों का आवंटन हुआ था, जयपुर प्रदेश से, और जोधपुर से 2 सीटों का, उदयपुर से 2 सीटों का, बीकानेर से 1 और अलवर से 1 और कोटा से 1 सीट निर्वाचित हुई थी। मतलब 1 सीट का प्रावधान रखा गया था, क्योंकि जो अनुपात था वो 10 लाख का था, उसी हिसाब से यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया था। अब देखिए
कि संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, जो 73 वो थे आपके जो सदस्य थे, उन्होंने बहिष्कार कर देते हैं और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, अंडरलाइन कर लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक के सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस समय पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, तो उनको जो है वरिष्ठतम सदस्य के हिसाब से वरिष्ठतम से सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, इसीलिए पहली संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाता है, क्योंकि वो संविधान सभा के कार्यकाल के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक होती है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोटिंग से निर्वाचित कर लिया जाता है। वोट पड़ती हैं और जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं और उसके बाद जो एच.सी. मुखर्जी जी थे उनको पहला उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। देखिए अध्यक्ष के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में पहली बार आपको जो है हम बता रहे हैं। हो सकता है किसी और यूट्यूब ने बता दिया हो, लेकिन हम जो है नोट्स के हिसाब से आपको बता रहे हैं। एक भी आपको देखिए हमारे टॉपिक्स के अंदर एक भी आपको वेस्टेज नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। उसके बाद देखिए स्टार क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट है, इसको आपको मार्क कर लेना कि 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो 2 उपाध्यक्ष बने थे, पहले बने थे एच.सी. मुखर्जी जो कि बने थे आपके 11 दिसंबर 1946 को, और उसके 2 साल बाद जो 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया जाता है और इन्होंने ही पहला संविधान का पहला प्रारूप दिया था। प्रारूप समिति के ये सदस्य थे और इन्होंने ही पहला अपना प्रारूप दिया था संविधान के अंतर्गत। किसने? बी.एन. राव ने। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, बेनेगल नरसिंह राव, और ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे, संवैधानिक सलाहकार। देखिए उसके बाद बड़ी घटना क्या होती है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक में क्या होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि देखिए 2-2 दिन का बैठक था, 9 दिसंबर को पहली बैठक, उसके बाद 11 दिसंबर दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा की मार्गदर्शिका था। क्या था? मार्गदर्शिका। जो उद्देश्य प्रस्ताव था कि हमारी जो संविधान सभा वो किस हिसाब से कार्य करेगी, किस वे में कार्य करेगी, किस तरीके से कार्य करेगी, इसका जो निर्णय लिया गया था वो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत लिया गया था। उसके बाद देखिए संविधान की मुख्य विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया गया था और जो संविधान की विशेषताएं रहेंगी, हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, संविधान को कैसा दिखाना चाहते हैं दुनिया को, ये विशेषताएं भी, इसका जो मुख्य विशेषताएं थी इसका उल्लेख भी संविधान सभा के अंतर्गत, इसके उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। अब देखिए यह संविधान का दर्शन था। यह संविधान का दर्शन मतलब कि आपको बिना संविधान पढ़े अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव को देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। तो ये था हमारे संविधान का दर्शन। अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे, तो उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु थे स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संविधान बना रहे हैं। दूसरा क्या था कि स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना है। अब देखिए स्वतंत्र भारत क्षेत्र में उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों को हमें शामिल करना है, वो कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, वो उसके लिए तैयार थे। और हमें जो था कि देखिए इसमें कौन कौन से शामिल करने थे, उनको करने थे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंतर्गत थे, और भारतीय राज्यों के क्षेत्र जो भारतीय राजाओं के अंतर्गत रियासतें थी उनको, और अन्य भारतीय क्षेत्र जो कि मान के चलो जो पुर्तगाली फ्रांसीसी के जो है उनके अंतर्गत थे, उनको भी हमको इसके अंदर ऐड करना है। और देखिए
ऐसे क्षेत्र जो राज्य में स्वेच्छा से संघ में शामिल होना चाहते हैं, कि जो भारत के आसपास के क्षेत्र जो कि संघ में शामिल होना चाहते हैं, खुद की इच्छा से हमको ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल करना होगा। ऐसा किसमें कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या था उद्देश्य प्रस्ताव का? उद्देश्य प्रस्ताव का तीसरा पॉइंट था कि भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। मतलब कि स्वायत्तता दी जाएगी राज्यों को और सारी की सारी शक्तियां राज्यों के पास होंगी। और देखिए संप्रभुता शासन की समस्त शक्तियां, संप्रभु शासन की समस्त शक्तियां जो है जनता में निहित होंगी। और कि जो जितना भी शासन होगा, शासन प्रशासन की जो पावर्स हैं वो किससे जुड़ी होंगी? वहाँ की पॉपुलेशन से, वहाँ की जनता से, वहाँ के जो है लोकल से जुड़ी होगी। और यही चीज़ हमारे संविधान को, हमारे संघ को लोकतंत्र बनाती है कि लोक मतलब लोगों का, राज तंत्र मतलब राज। तो देखिए अब पांचवा पॉइंट इसमें क्या था कि जो अल्पसंख्यक थे, जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्रों एवं सामाजिक रूप से वंचित व अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। विशेष प्रावधान किसके लिए दिए गए थे? अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए अलग से उसमें संरक्षण की मांग की गई थी, जिसको कि आरक्षण का नाम दिया गया था। छठवां पॉइंट क्या था हमारा? छठवां पॉइंट था कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलना। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय तथा समान प्रतिष्ठा के अवसर तथा विधि के समक्ष समता की सभी को विधान के समक्ष समान समझा जाएगा। किसी को जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर के हिसाब से कोई भी बर्बरता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और उसमें इम्पोर्टेंट क्या थी नागरिकों के लिए? कि नागरिकों को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपना विश्वास, अपना धर्म व उपासना यानी कि संघ की स्वतंत्रता, व्यवसाय और कार्य करने की सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा मिले, अवसर मिले और विधि के अच्छे सभी को समान समझा जाए। और विचार की अभिव्यक्ति एवं विश्वास, धर्म एवं उपासना, संघ की स्वतंत्रता और व्यवसाय और कार्य करने की स्वतंत्रता हो कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। उसके बाद है विश्व की शांति एवं मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना, कि जो हम विश्व में शांति लाएंगे, हम मानव कल्याण को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए ये हमारे उसके अंतर्गत दिया गया था। उसके बाद जो आठवां पॉइंट था इसका वो था स्वतंत्र भारत में जल, थल व नभ में पूर्ण स्वतंत्र हो। मतलब कि स्वतंत्र भारत जो है वो चाहे जल में हो चाहे थल में हो, जितना भी जल का हिस्सा वो स्वतंत्र हो, भारत का जितना भी नभ और यहाँ तक कि थल का हिस्सा जितना भी है वो सारा का सारा स्वतंत्र माना जाएगा। ये सा उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। कब कर दिया? 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हमारी समितियां हैं, उन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए संविधान की समितियां कौन कौन सी समितियां थी? तो सबसे पहली थी संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। देखिए संघ से रिलेटेड शक्ति थी, जितनी भी संघ से रिलेटेड जो हमारी बनी थी वो संघ के राजा यानी कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बनी थी। मतलब कि संघीय, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय, देखिए सबसे ज्यादा प्रांत किसने इकट्ठे किए थे? 562 रियासतों को इकट्ठा करके कौन लाया था? वल्लभ भाई पटेल जी लाए थे। तो प्रांतीय विधानसभा समिति के, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए चौथी समिति थी मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय क्षेत्र समिति, बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। इसके अध्यक्ष भी हमारे सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल जी। अब कुछ उप समितियां थी, इन्हीं उप समितियों की, मतलब इस चौथी समिति की कुछ उप समितियां थी तो उन पर भी निगाह डाल लेते हैं। जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाया गया था JB कृपलानी जी को।
कि आप मूल अधिकारों के बारे में देखिए। अब जो अल्पसंख्यक उपसमिति थी, अल्पसंख्यक उपसमिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो एच.सी. मुखर्जी एक ईसाई बनाए गए थे, एक अल्पसंख्यक बनाए गए थे कि भाई आप जो है अल्पसंख्यकों को देखिए कि अल्पसंख्यकों का कोई भी कार्य, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, उनका कोई भी जो उनका मन है, कोई भी उनको समानता का अवसर देने का कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए अलग से क्लॉज बनाए गए थे, सब क्लॉज भी उसके अंतर्गत बनाए गए थे। उसके बाद जो नई समिति थी इसके अंतर्गत वो थी जनजातीय एवं बाह्य क्षेत्र समिति, जो कि असम समिति या उप समिति थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ बारदोलोई थे, गोपीनाथ बारदोलोई। उसके बाद है बाह्य क्षेत्र एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अतिरिक्त। देखिए असम को तो हमने ऊपर ले लिया था, बारदोलाई जी की में ले लिया था, लेकिन अब जो है बाह्य क्षेत्र में आंशिक बाह्य क्षेत्र असम से जो क्षेत्र थे उनकी जो उप समिति थी वो ए.वी. ठक्कर जी का अध्यक्ष उनको बनाया गया था। ए.वी. ठक्कर जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब पांचवी उप समिति थी, जो पांचवी समिति थी, उप समिति नहीं, पांचवी समिति थी वो थी राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कई बार झंडा समिति जिसका जो जिक्र जे.बी. कृपलानी जी के उसमें किया जाता है, ऐसी कोई समिति थी ही नहीं। तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि राष्ट्र ध्वज के लिए जो समिति बनी थी, एडहॉक जो समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है प्रारूप समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि संविधान को कैसे बनाया जाए, कैसे उसका प्रारूप किस हिसाब से रखा जाए, किस पॉइंट को किस पॉइंट में रखा जाए, किस चीज को किस क्लॉज में रखा जाए, किसको किस अनुच्छेद में रखा जाए, अनुच्छेद के कितने भाग होंगे, हर चीज का ध्यान रखने का कार्य था। प्रारूप समिति एक तरीके से मानिए सबसे बड़ी समिति थी और इसमें जो है 7 जो है सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, मोहम्मद सादुल्ला खान जी थे, के.एम. मुंशी जी थे और एन माधव राव जी थे। बी.एल. मित्र इनकी जगह पे आए थे, मतलब एन माधव राव जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको रिप्लेस कौन करता है, बी.एल. मित्र जी। और उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, इसका जो आए थे ये आए थे डी.पी. खेतान जी इसकी जगह पे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है। देखना इसमें से 2 की मृत्यु हो जाती है और इनके जगह पे बदल करके हमारे ये आते हैं। उसके बाद इंडियन स्टेट कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो जो है हमारी यहाँ तक, हम अभी इसको जो है कंप्लीट करते हैं और अभी इसको जो है बदलाव करते हैं अभी तक जो हमने बताया। इसके बाद जो चलिए इसको भी कवर करा देते हैं, बाद में अनुच्छेद ही करा देंगे सीधे। देखिए चलो इसके 4-5 पॉइंट हैं, इनको और कवर करा दें, इसके लिए हम नई वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए उसके बाद जो प्रारूप समिति थी उसने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था, इसे संविधान सभा के समक्ष भी पेश किया गया था। तो प्रारूप समिति ने सांचा तैयार किया था संविधान सभा का और संविधान सभा ने 3 पठन में संविधान को पारित किया था। तो 3 पठन कौन से थे, प्रथम पठन जो हुआ था संविधान सभा का वो 4 से 9 नवंबर को हुआ था और द्वितीय पठन जो हुआ था वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक को हुआ था और जो तृतीय पठन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। अब उसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। तो अंतिम रूप से पारित हुआ था संविधान, हमारा संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्म समर्पित किया गया था, यानी कि आपको एडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था और गिव इन टू अवर सेल्फ यानी कि आत्मसमर्पित किया गया था। अब देखिए इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और अनुच्छेद 15 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 15 में क्या थे, अनुच्छेद 15 और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जिसमें कि नागरिकता का वर्णन था, ये तभी लागू कर दिए गए थे। अब देखिए इससे बाद जो कुछ आर्टिकल्स हैं इसके लिए हम नई वीडियो ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, अभी इसका पार्ट 1 दे रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो पार्ट 2 हम इसका दोबारा से ले आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में आप थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो इसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी हम देखिए इसको आपको जो है कुछ क्वेश्चन इसके हम इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है उसके अंत में ज़रूर कराएँगे। तो देखिए आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।